हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे नर जनन तंत्र। और नर जनन तंत्र में हमने पढ़ लिया है नर जनन तंत्र की रचना, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स और उनके काम, है ना। उसका डायग्राम्स भी आपको पिक मैंने भेजी थी। अब हमने उसके बाद वाले वीडियो में पढ़ा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, वृषण की आंतरिक संरचना, कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, क्या काम करते हैं, किस तरह से वो शुक्राणु बनाकर आगे की ओर भेजते हैं। ठीक है। अब उसी वीडियो में हमने पढ़ा था एक नलिका जो वृषण में पाई जाती है, जिसे कहा जाता है शुक्र जनन नलिका। और शुक्र जनन नलिका में शुक्राणु मीन्स मेल गैमेट्स का निर्माण होता है। और आपको मालूम है कि हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं, चाहे नर हो या मादा, ऑल ओवर बॉडी की वेजिटेटिव बॉडी, जो पूरी जो बॉडी है, इसकी जो कायिक सेल्स है, कायिक कोशिकाएं हैं, उनमें क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़े होती है। ये भी मैं वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। और जब जनन कोशिका बनती है, मीन्स युग्मक बनता है, गैमीट बनता है, ये सब एक ही नाम है। जनन कोशिका या युग्मक या गैमीट बनते हैं, तब उनमें एक विभाजन अति आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है कि उसमें लगभग एक अर्धसूत्री विभाजन होना चाहिए। तभी नर जनन कोशिका या मादा जनन कोशिका में क्या होगा, 23 जोड़े की जगह केवल 23 गुणसूत्र आएंगे। और 23 गुणसूत्र आएंगे तो बाद में जब नर युग्मक में 23 गुणसूत्र है, मादा युग्मक में 23 गुणसूत्र है, दोनों मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या फिर से कितनी हो जाएगी, 23 जोड़, है ना। तो जनन कोशिका बनाने के लिए पहली शर्त है कि उसमें क्या होना चाहिए, अर्धसूत्री विभाजन अवश्य ही होना चाहिए। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि यदि अर्धसूत्री विभाजन होना है तो पहले कौन कौन सी स्थिति आएंगी, और इस क्रिया को जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, कोशिकाएं बनती, नर कोशिकाएं बनती, क्योंकि हम नर जनन तंत्र भी पढ़ रहे हैं, तो उसके अंतर्गत नर जनन कोशिका जो बन रही है वो कौन सी क्रिया के अंतर्गत बनती है, उसे जीव विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है, कौन कौन सी क्रियाएं होती है, कहाँ पर होती है, ये सब हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप। क्या पढ़ने वाले हैं आप, पहले तो युग्मक जनन। पहले क्या समझे अपन, युग्मक जनन। ठीक है, पहले समझते जाइए। पहला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है युग्मक जनन। इंग्लिश में इसे कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। युग्मक यानी जनन कोशिका। तो नर में नर कोशिका बनेगी और मादा में मादा कोशिका बनेगी। तो लैंगिक जनन में प्रजनन अंगों के द्वारा नर कोशिका या मादा कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। मनुष्य में यह क्रिया दो प्रकार से होती है। नर में युग्मक जनन को कहा जाता है शुक्राणु जनन, क्योंकि नर में जो कोशिका नर कोशिका बनती है, नर युग्मक बनता है, उसे शुक्राणु कहा जाता है। इसीलिए नर में शुक्राणु जनन, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या केवल कितनी होती है, 23। और मादा में युग्मक जनन की प्रक्रिया को, मादा में जो युग्मक बनता है उसका नाम होता है अंड कोशिका। तो मादा में युग्मक जनन की प्रक्रिया को कहा जाता है अंड जनन क्रिया। कौन सी क्रिया, अंड जनन क्रिया। इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23। शुक्राणु क्या है, नर कोशिका, अंड क्या है, मादा कोशिका। शुक्राणु वृषण में बनते हैं, वृषण में भी किसमें बनते हैं, शुक्र जनन नलिकाओं में। अंडाणु अंडाशय में बनते हैं, वो उसकी प्रक्रिया हम बाद में पढ़ेंगे, अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। आज हमको जो पढ़ना है वो प्रक्रिया है शुक्राणु जनन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपन।
तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? शुक्राणु जनन, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहा जाता है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस और एक और क्रिया जिसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, दोनों को जब मिलाएंगे तब शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में दो क्रियाएं होती हैं। पहला स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरी है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, दोनों को आप बहुत ध्यान से समझे। स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें क्या होता है? इसमें स्पर्मेटेड बनते हैं, इसमें स्पर्मेटेड का निर्माण होता है और इसमें ये जो स्पर्मेटेड बने हैं इनका कायांतरण होता है, रूप परिवर्तन होता है। किसका कायांतरण होता है? स्पर्मेटेड का। क्योंकि इससे बनने वाले जो स्पर्मेटेड हैं वो आकार में गोल होते हैं और इससे बनने वाले जो शुक्राणु बनते हैं उनमें सिर, गर्दन और पूंछ होती है। स्पर्मेटेड जब बनते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में, तो ये क्रिया कहाँ पर होती है? ये क्रिया होती है यहाँ पर, यहाँ पढ़ चुके हैं, है ना। अच्छे से हम जानते हैं कि इसमें सर्टोली कोशिकाएं होती है, शुक्र जनन कोशिकाएं होती हैं। तो शुक्र जनन कोशिकाएं लगातार क्या करती हैं? विभाजन करती हैं। ये शुक्र जनन कोशिकाएं हैं, ये इनमें शुक्र जनन कोशिकाएं भी हैं और सर्टोली की कोशिकाएं भी हैं। कहीं कहीं पर शुक्र जनन कोशिकाएं हैं, कहीं कहीं पर उनका अलग शेप की कौन सी कोशिकाएं पाई जा रही हैं? ये सर्टोली की कोशिकाएं भी पाई जा रही हैं। सर्टोली की कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं होती हैं? जो स्पर्मेटेड को अवलंबन प्रदान करती हैं, आधार प्रदान करती हैं और कायांतरण की क्रिया करती हैं। ठीक, अब प्रश्न ये उठता है स्पर्मेटेड निर्माण कहाँ होता है और स्पर्मियोजेनेसिस कहाँ होता है? तो स्पर्मेटेड का निर्माण होता है शुक्र जनन नलिका में। कहाँ पर होता है? शुक्र जनन नलिका में। ठीक, और शुक्र जनन नलिका में किसके द्वारा, कौन सी क्रिया द्वारा होता है? विभाजन द्वारा। ठीक, कायांतरण किसमें होता है? शुक्र जनन नलिका में। शुक्र जनन नलिका में भी कहां पर होता है? शुक्र जनन नलिका में सर्टोली की कोशिका में। सर्टोली की कोशिका में कौन सी क्रिया होती है? स्पर्मियोजेनेसिस। यानी शुक्राणु निर्माण की पूरी प्रक्रिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में केवल स्पर्मेटेड यानी पूर्व शुक्राणु का निर्माण होता है और पूर्व शुक्राणु से फिर शुक्राणु बनने की क्रिया स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है, जिसमें उसका पूरा रूप बदलता है, काया का अंतर आ जाता है, कायांतरण कहते हैं इसको, और वो क्रिया सर्टोली की कोशिका में होती है। दोनों ही क्रियाएं किसके अंदर होती है? शुक्र जनन नलिका के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कैसे ये क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा सा ऐसे बना देती हूँ। ये है एक शुक्र जनन नलिका और इसमें बीच में ये सर्टोली की कोशिकाएं हैं और इनके बीच बीच में यहाँ पर ये जर्मिनल एपिथेलियम है। ये जर्मिनल एपिथेलियम है। अब क्या शुरू होता है? हार्मोन के द्वारा, नर हार्मोन ऊपर से हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, उसको भी लास्ट में अपन पढ़ेंगे, वहां से स्रावित होते हैं और ये पूरी जो जननिक एपिथेलियम है
इसकी एपिथेलियम की कोशिकाओं में विभाजन शुरू होता है। क्या शुरू होता है? विभाजन शुरू होता है। जब विभाजन शुरू होता है तो इनके बहुत सारे स्तर बन जाते हैं, लगभग 5 से 7 स्तर इनके बन जाते हैं। किनके? जननिक उपकला की कोशिकाओं के 5 से 7 स्तर बन जाते हैं। कौन से विभाजन के द्वारा? समसूत्री विभाजन द्वारा। समसूत्री विभाजन यानी यहाँ पर जो इसके अंदर यदि हम ये बहुत सारी कोशिकाएं बन रही है, इसमें से हम केवल कोई एक कोशिका ले लेते हैं। ये कोशिका में जो क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 23 जोड़े। कितनी है? 23 जोड़े। 23 जोड़े हैं, क्योंकि अभी कौन सा विभाजन हुआ है? समसूत्री विभाजन। इस तरह विभाजन द्वारा जो कोशिकाएं बनती हैं उन्हें कहा जाता है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। ठीक है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। अब ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। इनमें क्या होता है? इनमें अब कुछ कोशिकाएं, इनमें इतनी सारी कोशिकाएं हैं तो इनमें से कुछ कोशिकाएं तो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनाती हैं और कुछ कोशिकाएं क्या करती हैं? ऐसी कोशिकाएं बनाती हैं, थोड़ा सा उनमें रूप बदल जाता है, उनमें भी 23 जोड़े ही होते हैं, लेकिन वो शुक्राणु नहीं बनाती। वो आगे चलकर भी क्या करती रहती है? विभाजन ही करती रहती है। आगे चलकर वो विभाजन ही करती रहती है और परतें बनाती जाती है। और विभाजन जो करती रहती है उन्हें कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। ए। और ये जो कोशिकाएं बनी है इन्हें कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया बी। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ? क्या बताया मैंने? शुक्र जनन नलिका की पूरी लेयर जो जननिक उपकला की है उसमें समसूत्री विभाजन लगातार होते हैं और जननिक उपकला की कोशिकाओं में 5 से 7 परतें बन जाती हैं। अब जो सबसे अंदर की परत होती है उसकी कोशिकाएं 2 भागों में रूप थोड़ा सा बदल लेती हैं, डिफरेंशिएट हो जाती हैं। एक होती है स्पर्मेटोगोनिया बी और एक होती है स्पर्मेटोगोनिया ए। अब स्पर्मेटोगोनिया क्या करती हैं आगे? इनका कोई काम नहीं, ये केवल और विभाजन करेंगी और जनन कोशिकाएं बनाती रहेंगी। जो स्पर्मेटोगोनिया बी है इनमें और विभाजन होते हैं, समसूत्री विभाजन, जिससे बनती है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। ठीक है, अब यहाँ पर गुणन प्रावस्था जो है यहाँ पर खत्म हो जाती है। क्या बनने के बाद? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। देखिए इसमें पहली अवस्था जो आई है उस अवस्था का नाम है, अभी हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में पहली अवस्था कौन सी आई? गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था में क्या हुआ है? केवल विभाजन हुआ है, विभाजन हुआ है और विभाजन हुआ है। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन, मेयोटिक डिवीजन। मेयोटिक डिवीजन से जननिक उपकला से जनन कोशिकाओं की 5-7 परतें शुक्र जनन ये नलिका के अंदर में लगातार अंदर की ओर ऐसे ऊपर की ओर बनती जाती है। ये 2 भागों में बढ़ जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, स्पर्मेटोगोनिया ए एंड स्पर्मेटोगोनिया बी। स्पर्मेटोगोनिया ए पुनः प्रवेश कर जाती है विभाजन की अवस्था में और जो स्पर्मेटोगोनिया बी है इनसे बनती है प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं जो आगे चलकर फर्दर डिवीजन करेंगी और द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। ठीक है, अब इसके बाद जो अगली अवस्था आती है स्पर्मेटोजेनेसिस की, उसे कहा जाता है बी। गुणन प्रावस्था खत्म हो गई, अब आती है वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है? ये जो कोशिका बनी है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, इसमें अब भोजन संचय होता है,
कोशिका द्रव की मात्रा बहुत बढ़ जाती, क्योंकि इसको और आगे विभाजन करना, बहुत काम करना है भाई। इसके द्वारा तो पूरी सृष्टि चल रही, संसार चल रहा है, नर कोशिका मादा कोशिका के मिलने से नई जातियां बनती हैं। तो इसमें अब चूंकि इसको और विभाजन करना है, नई कोशिकाएं बनानी है, तो इसमें अब वृद्धि प्रावस्था के अंतर्गत, चूंकि ये बहुत सारे विभाजन इनमें हो चुके हैं तो इनका आकार छोटा हो जाता है, तब इसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ती है और डीएनए की प्रतिकृति होती है। कौन सी प्रावस्था में? वृद्धि प्रावस्था में। ठीक है, अब वृद्धि प्रावस्था में इसका आकार बढ़ जाता है और इसके बाद अब इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। और इस अवस्था को, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, उसे कहा जाता है परिपक्वन अवस्था। कौन सी अवस्था? परिपक्वन अवस्था। अब देखिए, इसको भी ध्यान से देखिए। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे यहाँ पर कोशिकाएं बनती हैं, जिसमें अब क्रोमोसोम की संख्या केवल 23 है और इसमें भी कितनी है? 23। आधी हो गई कोशिकाएं। यहाँ 23 जोड़े थे, अब कितनी हो गई? केवल 23। अब इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन आपको पता है कि 2 चरणों में होता है। तो अभी ये पहला चरण कंप्लीट हुआ और इसके द्वारा जो कोशिकाएं बनी हैं, इसको मैं अभी हटा देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये आप समझ गए होंगे, इसको हटा देती हूँ। ये कोशिकाएं जो बनी हैं, इनका नाम है द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। किस विभाजन द्वारा बनी है बच्चों? ये बनी है अर्धसूत्री विभाजन। किसका अर्धसूत्री विभाजन? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का। इससे पहले चरण में 2 कोशिकाएं बनी, जिन्हें क्या कहा जाता है? द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। अब इनमें पुनः विभाजन होता है और विभाजन के फलस्वरूप दोनों में जब विभाजन होगा, तो अब जो विभाजन का दूसरा चरण समसूत्री टाइप का होता है, तो अब विभाजन से जो कोशिकाएं बनेंगी, उन कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी रहेगी? 23। कितनी रहेगी? 23, मतलब अगुणित। इन्हें कहा जाता है पूर्व शुक्राणु कोशिका। इन्हें क्या कहा जाता है? पूर्व शुक्राणु कोशिका। और ये पूर्व शुक्राणु कोशिका अब कौन सी अवस्था में प्रवेश करेगी? स्पर्मियोजेनेसिस। किसमें प्रवेश करेगी? स्पर्मियोजेनेसिस में, यानी अब इनका कायांतरण होगा। और ये कायांतरण की क्रिया कहाँ पर होगी? सर्टोली की कोशिका में। सर्टोली की कोशिका कहाँ पर है? यहीं पर है, शुक्र जनन नलिका में। बीच बीच में पाई जाती है, इनमें विभाजन से ये अलग हो जाती है और ये जो पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं हैं, इस सर्टोली की कोशिका की भित्ति में धस जाती हैं और वहीं पर स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होती है। स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया से प्रत्येक ये कोशिका जो है, ये शुक्राणु का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ये शुक्राणु का निर्माण करती हैं और इस तरह शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो देखिए, इसमें यहाँ तक, इस स्थान तक कौन सी क्रिया चल रही थी? स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसके बाद कौन सी क्रिया शुरू हुई? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है, इसको मैं पुनः एक बार बनाऊंगी। यहाँ आपको अभी इतना समझ में आ गया। ये कहानी थी अपनी कि शुक्राणु जनन की क्रिया जो है 2 स्टेप्स में पूर्ण होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। दोनों ही क्रियाएं शुक्र जनन नलिका में होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस ओनली इज डिविजन्स एंड डिविजन्स। ठीक है, एंड स्पर्मियोजेनेसिस रूप बदलना, एक कोशिका का जो है हेड, नेक एंड टेल में परिवर्तित होना, और वो कहाँ पर होता है? सर्टोली की कोशिकाओं में। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको सबको।
तो अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस को एक बार फिर से अलग से समझते हैं। ठीक है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को मैं हटा देती हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में पहला गुणन प्रावस्था होती है। गुणन प्रावस्था में लगातार जनन कोशिकाओं में जनन कोशिका में लगातार विभाजित होकर पांच से 7 परतें बनाती हैं। जिससे बनी कोशिकाओं को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये क्रिया कहाँ पर चल रही है? यहाँ शुक्रजन नलिका के अंदर स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। जो 2 पार्ट ए व बी में बट जाती है। और इसमें से जो स्पर्मेटो बी है, स्पर्मेटोगोनिया बी आगे चलकर प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनाती है। और स्पर्मेटोगोनिया ए क्या करती है भाई? स्पर्मेटोगोनिया ए पुनः विभाजन करने लगती है। और वो और स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती है। ठीक है, ये समझ में आया? यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हुआ? लगातार विभाजन हुए, संसूत्री विभाजन। इससे 2 प्रकार स्पर्मेटोगोनिया बने। स्पर्मेटोगोनिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो गए। स्पर्मेटोगोनिया ए पुनः डिवाइड ही करती रहेंगी। स्पर्मेटोगोनिया बी प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनाती है। ठीक, अगली अवस्था क्या आएगी? अब वृद्धि की प्रावस्था, यानी ये जो छोटी सी कोशिका थी, इसमें कोशिका द्रव्य का संचरण होगा, डीएनए की प्रतिकृति होगी, आकार में ये बड़ी हो जाएगी। और अब इसके बाद इसमें कौन सी प्रावस्था जाएगी? देखिए, गुणन प्रावस्था हो गई, यहाँ पर संपन्न हुई, ये बन गए, वृद्धि हो गई, वृद्धि प्रावस्था संपन्न हो गई। अब दूसरी प्रावस्था कौन सी? मैंने कहा कौन सी अवस्था आती है इसमें? वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था में केवल डीएनए की प्रतिकृति होगी और कुछ नहीं होगा, और कोशिका द्रव्य का संचय होगा। अब इसके बाद तीसरी अवस्था आती है, गुणन प्रावस्था के बाद वृद्धि प्रावस्था, और अब आती है कौन सी अवस्था? परिपक्वन अवस्था। कौन सी अवस्था आती है? परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था में ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखने की चीज है ये, कि परिपक्वन अवस्था में एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 2 द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनती। ठीक, अर्धसूत्री विभाजन के पहले चरण में 2 कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें
द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहा जाता है। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वितीय चरण में, जो कि समसूत्री विभाजन के समान होता है, प्रत्येक द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से 4 पूर्व शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे, ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है कि एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितनी पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं, या एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितनी नर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये बात आप बहुत ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इस चीज को बार बार देख लीजिए कि एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जब परिपक्वन अवस्था में जाती है तो अर्धसूत्री विभाजन के पहले चरण में 2 कोशिकाएं बनती हैं। वो 2 कोशिकाओं को द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहा जाता है। और द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वितीय चरण में 4 कोशिकाएं बनती हैं और उन्हें पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं कहा जाता है। यहाँ पर हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म हो गया। स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे ही खत्म होता है, किसके अंदर खत्म होता है? शुक्राणु जननलिका के अंदर। तो अब कोशिकाएं, ये पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं सर्टोली कोशिका के अंदर, यहाँ पर जो इनके कटाव है वहां पर धस जाती है। ठीक, तो अब अपन पढ़ते हैं कौन सी क्रिया? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस ये क्रिया कहाँ पर होती है? सर्टोली की कोशिका में। सर्टोली की कोशिका कहाँ पाई जाती है? शुक्रजनन नलिका के अंदर। इस क्रिया को पूर्व शुक्राणु कोशिका का कायांतरण भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले जो अवस्था आती है उसका नाम है गोल्जी प्रावस्था। इसमें गोल्जी बॉडी एक मुख्य हिस्सा निभाती है। दूसरी अवस्था आती है कैप प्रावस्था, मैं सब अभी समझाऊंगी आपको। उसके बाद तीसरी अवस्था आती है एक्रोसोम अवस्था। और चौथी अवस्था आती है परिपक्वन अवस्था। ठीक, स्पर्मेटोजेनेसिस में कितनी अवस्थाएं थी? 3 अवस्थाएं थी। उसमें थी गुणन, वृद्धि एंड परिपक्वन। ठीक, स्पर्मियोजेनेसिस में कितनी प्रावस्थाएं? गोल्जी प्रावस्था, कैप प्रावस्था, एक्रोसोम अवस्था एंड परिपक्वन अवस्था। अब देखिए यहाँ पर किसका रूपांतरण हो रहा है? पूर्व शुक्राणु कोशिकाओं का। देखिए ये एक पूर्व शुक्राणु कोशिका है, ये पूर्व शुक्राणु कोशिका है। क्या होगा? जब ये जाकर इसमें धस जाएगी सर्टोली की कोशिका में, तो सर्टोली की कोशिका से नर हार्मोन्स जो है वो कुछ FSH जो हार्मोन्स है वो आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, कायांतरण की प्रक्रिया को। अभी अपन देखेंगे कौन से हार्मोन्स होते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही ये प्रवेश करती है तो इसमें जो केंद्रक है, आपको सबको पता है कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और कोशिका के अंदर एक और कोशिकांग होता है जिसका नाम होता है गोल्जी बॉडी, गोल्गी काय। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थान वो रखती है शुक्राणुओं के निर्माण में। सबसे पहली प्रावस्था का नाम है गोल्जी प्रावस्था। अब इसमें होता क्या है? ये है गोल्जी बॉडी। देखिए ये गोल्जी बॉडी है, आपने ऐसा बनाया होगा, इसी शेप में आपने बनाया होगा। इसके ये जो किनारे हैं, ये किनारे वेसिकल्स के रूप में झड़ते हैं, ये आपको सबको मालूम है। या फिर इसी में जब ये फिर छोटी हो जाती है तो ये फिर बड़ी वेसिकल का निर्माण करती है। तो ये जो रचनाएं हैं, ये वाली रचनाएं हैं, इन रचनाओं में कुछ ग्रेन्यूल्स बनते हैं।
ग्रेन्यूल्स बनते हैं किस अवस्था में? गोल्जी अवस्था में, जिन्हें कहा जाता है प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल। क्या कहा जाता है? प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल। कहाँ पर बन रहे हैं बच्चों? ये गोल्जी बॉडी की रिक्तिकाओं में, जो छोटी छोटी रिक्तिकाएं हैं, प्रत्येक रिक्तिका में एक एक कण होता है। और ये प्रोसोमल जो ग्रेन्यूल वाले कण हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद केंद्रक के ऊपर एक इस तरह से कैप का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, कैप का निर्माण करते हैं। और ये गोल्गी बॉडी अभी भी इसमें अटैच रहती है। ये पूरे जो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल, प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल थे, अब एक्रोसोम में यहाँ पर जमा हो जाते हैं और केंद्रक को लगभग ढांक लेते हैं। और इस अवस्था में ये जो प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल थे, ये सब विभिन्न रिक्तिकाओं में एक एक थे इकट्ठे हुए। और इकट्ठे होने के बाद इन्होंने क्या किया? केंद्रक के ऊपर इस तरह से केंद्रक को पूरी तरह से धीरे धीरे करके ढांक लिया। तो इस तरह ऐसा लग रहा है जैसे केंद्रक ने कैप लगाई हुई है। इस अवस्था को कहा जाता है कैप प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था? कैप प्रावस्था। और इस समय में, इसी समय में ये जो कैप जब बन जाती है पूरी की पूरी, तो ये और ज्यादा विस्तृत हो जाता है और ज्यादा विस्तृत होकर लगभग केंद्रक को पूरी तरह से क्या कर लेता है? ढांक लेता है। जब पूरी तरह से ढांक लेता है तो इसका शेप जरा सा बदल जाता है और बदल जाने के बाद ये जो ऊपर की ओर एक रचना बन गई है, इसे कहा जाता है एक्रोसोम। इसे कहा जाता है एक्रोसोम कहा जाता है। ठीक, इसके अंदर क्या भरे हुए? ये पूरी रचना को क्या कहा जा रहा है? एक्रोसोम। ये क्या है यहाँ पर? केंद्रक। ये क्या है यहाँ पर? केंद्रक, पूर्व शुक्राणु कोशिका का केंद्रक। यहाँ पर जो कण भरे हुए हैं इन्हें क्या बोला जाता है? एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल। ठीक, प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल यहाँ पर है, जिससे एक रचना बन गई है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। केंद्रक मध्य में आ जाता है और इस समय की अवस्था को, जिसमें एक्रोसोम पूरा बन चुका है, केंद्रक को पूरा ढांक चुका है, कौन किसके द्वारा ये रचना बनाई गई है? गोल्जी द्वारा बनाई गई है। इस अवस्था को कहा जाता है एक्रोसोम अवस्था। कौन सी अवस्था? एक्रोसोम अवस्था। एक्रोसोम अवस्था के बाद अब आती है कौन सी अवस्था? परिपक्वल अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है? इस कोशिका का जो सेंट्रियोल है वो सेंट्रियोल टूटता है और टूटकर ये दो भागों में बट जाता है। सेंट्रियोल आप जानते हैं तारक काय, ये भी एक कोशिकांग है। अब इस समय ये सेंट्रियोल टूटता, आपको ध्यान रखना है ये प्रक्रिया में ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके बीच में तर्कु रेशे बन जाते हैं। ये आपको मालूम होगा कि जब कोशिकाओं में विभाजन होता है तब भी ये तर्कु रेशे बनाने का काम करता है, स्पिंडल फाइबर। तो इस समय ये सेंट्रियोल जब टूटता है, दो भागों में बंटता है, तब इसे कहा जाता है समीपस्थ सेंट्रियोल और इसे कहा जाता है दूरस्थ सेंट्रियोल। और इससे एक तंतु के समान अक्षीय सूत्र निकलता है जो लंबाई तक फैल जाता है। इसे कहा जाता है अक्षीय सूत्र, सेंट्रल कॉर्ड या अक्षीय सूत्र, सेंट्रल कॉर्ड या अक्षीय सूत्र इसको कहा जाता है। अब इसी समय कौन सी क्रिया होती है? ये सूत्र बन गया है। इस समय ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा सिर का रूप ले लेता है और यहाँ पर इस कोशिका में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया इस हिस्से में आकर चारों तरफ इसके लिपट जाते हैं। इस हिस्से में चारों तरफ लिपट जाते हैं और लिपट कर एक गर्दन के समान संरचना बनाते हैं। इस रचना को, जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे जमा हो गए हैं,
इसे कहा जाता है नेबेन कर्व। क्या कहा जाता है इसे? नेबेन कर्व। ये माइटोकॉन्ड्रिया किसके चारों तरफ? अक्षीय सूत्र के चारों तरफ जमा हो गए। अभी मैं कारण बताऊंगी क्यों जमा हुए, क्या काम है इनका। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अवस्था, इसमें क्या होता है? अंदर का जो कोशिका द्रव है, कोशिका झिल्ली सहित आकर इस पूरे अक्षीय सूत्र को ढक लेता है, क्योंकि अन्य अंग जितने भी हैं उन अंगों का विघटन हो जाता है और विघटन के फलस्वरूप पूरे पदार्थ कोश का द्रव्य आकर अक्षीय सूत्र को ढांक लेता है। और जब अक्षीय सूत्र को ढांक लेता है, ये हिस्सा थोड़ा सा चौड़ा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत सारे मात्रा में यहाँ पर जमा हो जाते हैं। आपको तो पता ही है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर है। जब ऊर्जा ज्यादा आ जाती है तो क्या होने लगता है? जोर जोर से गति होने लगती है। अब ये तो हेड है, ये यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। यही जो हिस्सा है इसका, ये सबसे तेजी से काम करेगा, यानी इसको हिलाना डुलाना, यहाँ वहां ले जाना, उन सबको लिए ऊर्जा कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और इस हिस्से को, ये जो हिस्सा जहां नेबेन कर्व लिखा है, ये चौड़े हिस्से को कहा जाता है शुक्राणु की गर्दन, नेक। क्या कहा जाता है? शुक्राणु की गर्दन है नेक। और इस हिस्से को कहा जाता है शुक्राणु का सिर। इस हिस्से को कहा जाता है शुक्राणु की पूंछ। देखिए ये तीन हिस्से, यानी पूरा शुक्राणु तीन भागों में बटा होता है, सिर, गर्दन और पूंछ। इसमें से जो गर्दन है वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया और अक्षीय सूत्र होता है, और जो पूंछ है यहाँ पर अक्षीय सूत्र के चारों ओर कोशिका द्रव्य भरा होता है। जो सिर है वहां पर केंद्रक होता है, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल होते हैं। और ये एक्रोसोमल ग्रेन्यूल का कार्य है कि जब निषेचन की क्रिया होगी तब इनमें से ऐसे एंजाइम्स निकलेंगे जो ग्रेफियन पुटिका को भेद कर अंदर जाने में सहायता प्रदान करेंगे। तो एक्रोसोम निषेचन में सहायता करता है। यही जाकर ग्रेफियन पुटिका से अंड कोशिका से चिपकता है और नर केंद्रक को उसमें प्रवेश करवाता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? यहाँ पर ये इसको सक्रिय रखने का कार्य करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, और पूंछ यहाँ से वहां जाने में सहायता करती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। कौन सी क्रिया कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? पूरे लोगों को फिर से एक बार बता दूं। हाँ, तो स्पर्मियोजेनेसिस में पूर्व शुक्राणु कोशिकाओं का कायांतरण होता है। इसमें सबसे पहले गोल्गी प्रावस्था आती है, जिसमें क्या होता है? जिसमें केंद्रक के चारों ओर गोल्गी काय के जितनी रिक्तिकाएं हैं, जिनमें प्रत्येक में प्रो एक्टोसोमल ग्रेन्यूल होते हैं, वो आकर यहाँ जमा होने लगते हैं। गोल्गी बॉडी भी इसको आकर केंद्रक को घेरने लगती है, और इसके कारण केंद्रक का लगभग आधा हिस्सा गोल्गी बॉडी घेर लेती है। पूरे जो प्रो एक्टोसोमल ग्रेन्यूल वाली रिक्तिकाएं थी आपस में जुड़ जाती हैं और केंद्रक के चारों ओर एक कैप जैसी रचना बनाती है। इस अवस्था को कैप प्रावस्था कहते हैं। ये गोल्गी बॉडी धीरे धीरे करके पूरे ही केंद्रक को घेर लेती है, और केंद्रक को घेरने के बाद इसमें कौन सी अवस्था जाती है? ये जैसे ही पूरा घेरती है तो जो प्रो एक्टोसोमल ग्रेन्यूल वाली रिक्तिकाएं जुड़ जाती हैं, जिससे एक टोपी के समान रचना, एक बड़ी रचना केंद्रक के ऊपर बन जाती है, जिसे एक्रोसोम कहा जाता है। और एक्रोसोम से पूरा का पूरा केंद्रक ढक जाता है। ये रचना किसने बनाई है? गोल्गी बॉडी। अब इसके बाद आती है कौन सी अवस्था? परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था में सेंट्रियोल दो भागों में टूट जाता है, समीपस्थ और दूरस्थ। और सेंट्रियोल के मध्य एक अक्षीय सूत्र निकलता है, जो एक लंबा अक्षीय सूत्र बनाता है, जो कोशिका के बाहर निकल जाता है। इसके पश्चात कोशिका में उपस्थित जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं, वो सेंट्रियोल के दूसरे भाग के बाद ये अक्षीय सूत्र के चारों ओर
गुच्छे के रूप में बहुत अच्छे से स्पाइरल रूप में जमा हो जाते हैं और ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। उसके पीछे जो अक्षय सूत्र है, इसको ढांकने के लिए कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका अंगक भूल जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं और कोशिका द्रव्य बाहर निकलकर कोशिका झिल्ली सहित पूरे अक्षय सूत्र को ढांक लेता है। इस तरह ये क्रिया संपन्न होती है स्पर्मियोजेनेसिस की, जिसमें जो केंद्रक और एक्रोसोम से शुक्राणु का सिर बनता है और पश्च हिस्सा जो है वो सेंट्रियोल से बनता है। जो इसकी गर्दन है वो अक्षय सूत्र पर माइटोकॉन्ड्रिया के लिपटने से होती है। जो इसकी पूंछ है वो अक्षय सूत्र पर चारों ओर कोशिका द्रव्य के जमा होने से होती है। यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अब ये जो इतना सारा अपन ने पढ़ लिया, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, इसको कौन करवाता है? क्या ये अपने आप चलती रहती है? कब चलती है शरीर में, कब शुरू होती है, कौन शुरू करवाता है? चलिए अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अपन ने पढ़ा हुआ भाई जितनी भी हमारे शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं वो एक है जो हमारे शरीर में बनता है, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाती हैं उनको, और उसका नाम है हार्मोन। कौन है? हार्मोन। तो चलिए समझते हैं कि हार्मोन जो है वो इस क्रिया में किस तरह पार्टिसिपेट करता है, कौन इसकी शुरुआत करता है, कहाँ पर बनता है, कहाँ पर आता है और क्या काम करता है। ठीक है, तो किशोर अवस्था में, ये हमारा स्पर्मियोजेनेसिस था। किशोरावस्था जैसे ही किसी भी नर पुरुष की आती है। किशोरावस्था मीन्स 13 साल के बाद की उम्र। ये सब में एक्सटेंडेड रहती, किसी में 14 में, किसी में 15 में, किसी में 16 में, 18 तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। किशोरावस्था में हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। इसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम है उसका? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है, कौन सा? GnRH। नाम क्या है इसका? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये आकर किसके ऊपर काम करता है? ये काम करता है पीयूष ग्रंथि के। आपको मालूम है कि ये जो भी हार्मोन्स बनते हैं ये बिल्कुल अपने लक्ष्य पर ही जाकर काम करते हैं। तो ये पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड को स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है। अग्रपिंड को स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है, और प्रेरित जब ये करता है तो पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, जिसमें से एक हार्मोन है LH और दूसरा हार्मोन है FSH। LH हार्मोन का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, अपन जब शुक्र जनन नलिका पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि शुक्र जनन नलिकाओं में जो नलिकाएं होती हैं उनका जो संयोजी ऊतक होते हैं उनमें अंतराली कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, पढ़ा था हमने। और शुक्र जनन नलिकाओं के मध्य, देखिए मैं फिर से आपको चित्र बना के बता दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए, आप इधर देखिए, शुक्राणु का चित्र मैं अभी नहीं हटा रही हूँ, उसकी जरूरत पड़ेगी हमें। ये ऐसा अपन ने वृषण की रचना पढ़ी थी, इस तरह से ये डिवाइड हो गया था पिंडकों में, और इसमें अंदर यहाँ पर क्या थी? शुक्र जनन नलिका। यहाँ पर क्या थी? शुक्र जनन नलिका।
और मैंने बताया था शुक्र जनन नलिका, ये हम इतना हिस्सा हटा, इतना हिस्सा ले लें, हम एक पिंड ले लें। इस पिंड में यहाँ पर इस तरह की शुक्र जनन नलिका पाई जाती है। और शुक्र जनन नलिका, जो कि नलिका मैंने बोला था ये खोखली होती है। इसी के आजू बाजू यहाँ पर अंदर की ओर इस वाले हिस्से में, यहाँ पर अंदर की ओर ये बीच का जो गैप है, यहाँ जहाँ शुक्र जनन नलिका के बीच बीच का गैप है, यहाँ पर ये वाले हिस्से में क्या पाया जाता है? यहाँ पर पाई जाती है लीडिंग की कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं। क्या पाई जाती है यहाँ पर? अंतराली कोशिकाएं। और इन अंतराली कोशिकाओं को लीडिंग की कोशिका भी कहा जाता है। अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका। और भी कोशिकाएं होती है इसके अलावा, जिन्हें जो रक्त केशिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, और इसके साथ साथ ये कोशिका पाई जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर, इसको मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये जाकर अटैक करता है, किसके ऊपर अटैक करता है? ये जाकर अटैक करता है लीडिंग कोशिकाओं पर। किस पर अटैक करता है? लीडिंग कोशिका पर, जो कि वहां पर टेस्टिस में ही संयोजी ऊतक के बीच बीच में पाई जाती है। लीडिंग की कोशिका ही मेन वो कोशिका है जो नर हार्मोन का स्रावन करती है। नर हार्मोन मतलब कौन सा हार्मोन? एंड्रोजेंस हार्मोन। और उसमें भी मेन जो है कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। तो बच्चों बिल्कुल आपको याद रखना है कि टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है। ये पहला नंबर हार्मोन, ये दूसरा नंबर हार्मोन। तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग कोशिका को स्टिमुलेट करता है। लीडिंग कोशिका से एंड्रोजेन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये किसको शुक्राणु जनन की पहली अवस्था यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, किसको ये लीड करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी शुक्राणु जनन की जो प्रथम अवस्था हमने पढ़ी है जिसमें पूर्व शुक्राणु बनता है, गोल्जी अवस्था, वृद्धि प्रवस्था, परिपक्वन प्रवस्था, जिसमें प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका और पूर्व शुक्राणु कोशिका बनती, वो वाली क्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो उसको संपन्न कराने का काम कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन किससे स्रावित हुआ? लीडिंग कोशिका से। किससे स्रावित हुआ? लीडिंग कोशिका से। अब ये टेस्टोस्टेरोन केवल इतना ही काम नहीं करता कि केवल पूर्व शुक्राणु कोशिका बनाने का काम करता है। ये क्या करता है? ये पूरे जो नर में कोशिका किशोरावस्था आने के बाद जितने भी द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं सभी को दिखाने के लिए उत्तरदायी है। यानी सीने का चौड़ा होना, कंधे जो है फैले हुए होना, और मांसपेशियां बलिष्ठ दिखाई देना, थोड़ा सा आवाज का भारीपन, मूंछों का, ये सब जितने भी लक्षण जो नर पुरुषों में किशोरावस्था के बाद दिखाई देते हैं, सबके लिए उत्तरदायी कौन है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। आप देखिए दूसरा हार्मोन, ये एक हार्मोन था जो पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से निकला। अब दूसरा हार्मोन कौन सा है? FSH। FSH जो है ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन क्या करता है? तो ये हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये सर्टोली की कोशिकाओं पर काम करता है। ये किस पर काम करता है? ये सर्टोली की कोशिकाओं पर काम करता है। सर्टोली की कोशिका आपको मालूम है कहाँ पाई जाती है? किसके अंदर? शुक्राणु जनन नलिकाओं के अंदर। शुक्राणु जनन नलिकाओं का यदि हम इतना हिस्सा अनुप्रस्थ काट ले, अभी मैंने मिटाई यहाँ पर थी, तो यहाँ पर बीच बीच में क्या पाई जाती है? कौन सी कोशिका है? सर्टोली की कोशिका है। और बीच बीच में कौन सी पाई जाती है? जननिक एपिथेलियम की कोशिका है। तो जो सर्टोली की कोशिका है इनका आकार कैसा होता है? ऐसा एक हिस्से से कटा हुआ।
यहीं पर पूर्व शुक्राणु कोशिका आकर धस जाती है और धसने के बाद ये वाला कायांतरण होता है। तो सरटोली की कोशिका में कायांतरण मीन्स कौन सी क्रिया? स्पर्मियोजेनेसिस, पूर्व शुक्राणु से शुक्राणु बनने की क्रिया। ये किसमें संपन्न होती है? सरटोली की कोशिका में। और सरटोली की कोशिका में ये काम कौन कर पाता है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन इसमें किस क्रिया को अंजाम देता है? स्पर्मियोजेनेसिस को। कौन सी क्रिया को अंजाम देता है? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, समझ गए आप कि ऐसा प्रश्न देखिए आज अपन ने जो पढ़ा है इसमें बहुत सारी क्रियाएं अपन ने पढ़ी है। इसमें एक तो अलग अलग टाइप के प्रश्न बनते हैं, छोटे प्रश्न भी बनते हैं, बड़े भी बनते हैं ना। तो ये हमने जो अभी पढ़ा है ये क्या है? हार्मोन्स जो शुक्राणु जनन क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं अपन। किशोरावस्था आने पर जो मस्तिष्क में पाई जाने वाली गर्दन के पास पाई जाने वाली हाइपोथैलेमस ग्रंथि में से, जो यहाँ पर सिर में मध्य भाग में पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, उसके नीचे हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि में से GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस पर जाकर अटैक करता है? पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड पर। अग्रपिंड स्टिमुलेट होता है, उससे दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक LH एक FSH। ठीक, LH अलग कोशिका को प्रेरित करता है और FSH अलग कोशिका को। पहले देखते हैं अपन LH। तो LH किसको प्रेरित करता है? लीडिंग कोशिका को। लीडिंग कोशिका शुक्रजनन नलिका के आसपास पाई जाती है, वो प्रेरित होती है, उससे एंड्रोजेंस जैसे कि नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन निकलता है और ये टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस यानी पूर्व शुक्राणु निर्माण की क्रिया को संपन्न करवाता है। ठीक, दूसरा हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से निकलता है FSH, ये सर्टोली की कोशिका को स्टिमुलेट करता है और कायांतरण की क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस को ये संपन्न करवाता है। ठीक है, बहुत इजी है, कोई भी इसमें ऐसा कठिनाई नहीं है। तो बच्चों आज अपन ने पढ़ा है नर शुक्राणु का निर्माण यानी शुक्राणु जनन क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस, दोनों के बारे में पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि इसमें शुक्राणु जनन की क्रिया में कौन कौन से हार्मोन जो है वो भाग लेते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी सारी जो ये लंबी सी क्रिया मैंने बताई है इसको संपन्न होने में कितने दिन लगते हैं? तो इसको संपन्न होने में 70 से 75 दिन लगते हैं। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस दोनों क्रियाओं को मिला दिया जाए तो इसको संपन्न होने में 70 से 75 दिन लगते हैं। और ये 70 से 75 दिन जो लगते हैं तो इसमें प्रतिदिन जो है वो कितने, लगभग 120 मिलियन शुक्राणुओं का निर्माण होता है। 120 मिलियन शुक्राणुओं का निर्माण प्रतिदिन होता है। इतना बड़ा जो दो वृषण होते हैं इनमें प्रत्येक वृषण में 250 पिंड होते हैं और उनमें प्रत्येक में 250 मीटर लंबी शुक्रजनन नलिका है, तो इतने सारे शुक्राणुओं का बनना तो स्वाभाविक है। और ये शुक्राणु बहुत ही काम के हैं, ये ही तो समझ लीजिए आप ये बहुत लंबी यात्रा करते हैं। ये वृषण में बनते हैं, वृषण में बनने के बाद ये कहाँ जाते हैं? फिर वासा एफ्रेंशिया में, वासा एफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, फिर वासा डिफरेंशिया से शुक्राशय, यूरेथ्रा से होकर मादा की योनि में, गर्भाशय में, फेलोपियन ट्यूब में, फिर स्थमस में जाकर ये निषेचन का कार्य करते हैं। उतने समय तक इनको सक्रिय बना रहना है, ऊर्जा ज्यादा चाहिए जो कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रदान करता है और बाकी सहायक ग्रंथियों के जो एंजाइम्स हार्मोन्स निकलकर इनको चारों तरफ कवर करके रखते हैं, पोषण देते हैं, वो प्रदान करते हैं, जिससे ये जाकर एक नई सृष्टि की रचना जो अंड कोशिका को निषेचित करते हैं, जिससे फिर आगे चलकर नया जीव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे आपको अच्छा लगा होगा।
इसको आप बार बार देखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा पाए। और अब प्रश्न, तो मेरा प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है कि युग्मक जनन क्या है। दूसरा प्रश्न है सॉरी, शुक्राणु जनन किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है। चौथा प्रश्न है, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और पांचवा प्रश्न है, सरटोली की कोशिका के कार्यों को कौन सा हार्मोन उत्प्रेरित करता है। ठीक, तो पढ़ते रहिए, आंसर देते रहिए, समझते रहिए। बाय। ओके।